क्या होता अगर चाइना के सबसे बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट मास्टर सुन त्सु भारत पर आक्रमण कर देते? क्या आचार्य चाणक्य भारत को बचा पाते? क्या आचार्य चाणक्य की स्ट्रेटेजीज मास्टर सुन त्सु की स्ट्रेटेजीज के सामने टिक पाती? तो साथियों, स्टेज सेट है। एक तरफ है आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी कूटनीति से एक गली से एक लड़के को उठाकर भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स का राजा बना दिया और जिनकी नीतियां आज भी भारत की डिप्लोमेसी के लिए वरदान हैं। और दूसरी तरफ है मास्टर सुन त्सु, जिन्होंने एक छोटे से साम्राज्य वू को, जो कि दुश्मनों से घिरा था, एक सुपर पावर में बदल दिया और जिनकी युद्ध नीति, वॉर स्ट्रेटेजीज आज भी आर्ट ऑफ वॉर बुक के रूप में पूरी दुनिया में फेमस है। तो साथियों, ये देखते हैं कि क्या होगा जब ये दो दिग्गज आपस में टकराएंगे। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 149 में स्वागत है। आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की इस रोमांचक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, युद्ध का केंद्र राजा होता है। राजा ही निश्चय करता है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, और जब युद्ध हो जाता है तो राजा की स्थिति ही निर्धारित करती है कि युद्ध किसने जीता। राजा अगर बंदी बना लिया गया, राजा को मार दिया गया, तो उसका साम्राज्य युद्ध हार जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि मास्टर सुन त्सु और आचार्य चाणक्य राजा को लेकर क्या सोचते हैं और किसका राजा ज्यादा शक्तिशाली है। साथियों, सुन त्सु की बात करें तो सुन त्सु राजा से ज्यादा राजा का जो सेनापति है उस पर विश्वास दिखाते हैं। उनका मानना है कि सेनापति को राजा से ज्यादा बुद्धिमान, राजा से ज्यादा साहसी, स्ट्रिक्ट और सिंसियर होना चाहिए। वो यहाँ तक मानते थे कि युद्ध के समय सेनापति राजा के ऑर्डर्स को भी बाईपास कर सकता है। और सुन त्सु ये बात शायद इसलिए मानते थे क्योंकि उनको लगता था कि जो राजा होता है वो तो परिवारवाद से आया है, एक वंश का उत्तराधिकारी है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राजा काबिल ही पैदा हुआ होगा। लेकिन वहीं पर आप एक काबिल सेनापति को जरूर नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए राजा कैसा भी हो, सेनापति काबिल होना चाहिए। लेकिन आचार्य चाणक्य इसके विपरीत सोचते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी स्ट्रेटेजी में अगर किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हैं, सबसे ज्यादा नैतिक हैं, तो राजा को लेकर हैं। हालांकि आप आगे वीडियो में देखेंगे कि सुन त्सु और आचार्य चाणक्य दोनों ही छल कपट, धोखाधड़ी और डिसेप्शन में बिलीव करते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य केवल एक ऐसी जगह है जहां पर छल कपट नहीं चाहते, और वो है राजा के चरित्र को लेकर। चाणक्य अपने राजा को एक योगी की तरह डेवलप करना चाहते हैं, जो जीत में अहंकारी न बनता हो और हार में मायूस ना होता हो। राजा ऐसा होना चाहिए जिसे किसी भी चीज से ल्योर न किया जा सके, चाहे वो धन हो, साम्राज्य हो, स्त्री हो, नशा हो। राजा अगर इन चीजों के लालच में नहीं आता तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनता है। तो चाणक्य का राजा एक सामान्य घर में भी पैदा हो सकता है और उसे शासन और योग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। उसका किसी परिवार से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मान लीजिए चाइनीज सुन त्सु भारत से लड़ाई छेड़ देते तो इसका अंजाम क्या होता, आइए समझते हैं। साथियों, जो सुन त्सु की कोर स्ट्रेटेजी है उसमें वो अपने जनरल को ये ऑर्डर करते हैं कि जो दुश्मन राजा है उसके चरित्र की, उसके बिहेवियर की, उसके मूड की जांच पड़ताल की जाए, जासूस भेजे जाए और पता लगाया जाए कि वो राजा कैसा बिहेव करता है। और अगर राजा एरोगेंट है तो अपने आप को वीक दिखाना है जिससे उसका घमंड बढ़ जाए। अगर राजा शॉर्ट टेम्पर्ड है तो ऐसी चीजें करनी है जिससे वो इरिटेट हो। यानी सुन त्सु की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि दुश्मन राजा का जो इमोशन है उसको डिसबैलेंस किया जाए, उसको अनस्टेबल किया जाए, जिससे वो युद्ध के समय में गलती कर बैठे। लेकिन सुन त्सु की ये स्ट्रेटजी आचार्य चाणक्य के सामने फेल हो जाती, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अपने राजा को तैयार करके रखा है। वो अपने राजा को योगी बनाकर रखे हैं कि वो किसी भी चीज से ल्योर नहीं हो सकता और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन यदि यहीं पर चाणक्य चाह ले तो दुश्मन राजा के इमोशंस को बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि सुन त्सु ने भले अपने जनरल को, अपने कमांडर को, अपने सेनापति को विजनरी बनाया हो, बुद्धिमान चुना हो, लेकिन जो उसका राजा है वो उतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम राजा की बात करेंगे तो जो आचार्य चाणक्य का राजा है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो राजा के फ्रंट पर आचार्य चाणक्य मास्टर सुन त्सु से एक कदम आगे हैं। साथियों, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो युद्ध होते हैं वो महंगे शस्त्रों से नहीं बल्कि सेना की मेंटल स्ट्रेंथ से जीते जाते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके सैनिकों का मोरल डाउन रहे, और आचार्य चाणक्य और मास्टर सुन त्सु दोनों सैनिकों के जोश को लेकर बहुत सीरियस हैं। सुन त्सु तो अपनी आर्ट ऑफ वॉर में लिखते भी हैं कि जो जनरल है, जो सेनापति है, उसको ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि सैनिक हमेशा जोश से, गुस्से से भरे रहें और जो भी वो जीते वो उनमें बराबर रूप में बांटा जाए। तो सुन त्सु पैसों को, धन को सेना की मोराल के लिए
सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। आचार्य चाणक्य भी पैसों को और इमोशनल रेज को सोल्जर्स के मोराल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं और इसीलिए अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में वो सेना के अधिकारियों और सोल्जर्स को अच्छा वेतन देने के लिए सुझाव देते हैं। इसके साथ में वो ये भी कहते हैं कि यदि कोई सैनिक अपने पद से बड़े अधिकारी को मार गिराता है तो उसको बोनस भी देना चाहिए और ये भी लिखते हैं कि राजा को युद्ध के एक दिन पहले अपनी सेना में जोश भरना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य और मास्टर सुन त्सु दोनों की जो स्ट्रेटेजी है वो सेम हो जाती है जब सैनिकों के मोरल बूस्ट की बात आती है। लेकिन आचार्य चाणक्य यहाँ पर ज्यादा चालाक हैं क्योंकि उन्होंने ये बात डिकोड कर ली थी कि एक इंसान के लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईश्वर, भगवान। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी भगवान के सामने झुकता है और इसीलिए आचार्य चाणक्य अपने राजा को ये स्ट्रेटेजी बताते हैं कि जब भी युद्ध का समय आए या युद्ध की तैयारियां चल रही हो तो अपने पास 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स, 2-3 पंडित पुरोहितों को रखना चाहिए जो ऐसे समय पर ये अनाउंस करें कि जो राजा है वो भगवान का ही अंश है। भगवान द्वारा राजा को इस धर्म की जीत के लिए भेजा गया है और जब सेना और प्रजा इस बात पर विश्वास कर लेती है कि राजा ईश्वर का ही अंश है तो कभी भी धोखा नहीं करती और इससे सैनिकों का मोराल बहुत बूस्ट हो जाता है और वो अपनी अंतिम सांस तक राजा के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा है। बाबर अपना पहला युद्ध राणा सांगा जी के खिलाफ हार गया था, लेकिन जब वो दोबारा आता है तो लड़ाई कुरान और जिहाद के नाम पर लड़ता है और राणा सांगा की सेना को हरा देता है। ये ताकत होती है जब आपकी सेना ईश्वर के लिए लड़ती है क्योंकि ईश्वर इंसान के लिए पैसों से भी ज्यादा बड़े हैं और इसीलिए आचार्य चाणक्य सैनिकों के मोरल बूस्ट में मास्टर सुन त्सु से एक कदम आगे निकल जाते हैं। और आप इसका परिणाम आज भी देखते होंगे कि भारतीय सेना में आज भी युवा भर्ती इसलिए नहीं होता कि उसे पैसे कमाने हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उसे देश सेवा करनी है। और अभी हमने हाल में ही देखा था जब एक भारतीय सैनिक चाइनीज सैनिक के सामने खड़ा होता है तो भले भारतीय सैनिक के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स ना हो, लेकिन वो चाइनीज सैनिक के सामने मोरली भारी पड़ता है। तो जब बात सैनिकों के मोरल पर आती है तब भी आचार्य चाणक्य मास्टर सुन त्सु से एक कदम आगे हैं। अब साथियों, आचार्य चाणक्य केवल युद्ध नीति ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स इसके भी महारथी थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक आदमी इतने ढेर सारे विषयों पर कैसे महारथी हो सकता है। पहला उत्तर तो यही मिल जाता है कि वो अपने समय की जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, वहाँ के वो प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे। उसके साथ साथ जो मुझे समझ में आया उनके वर्क को पढ़ने के बाद कि वो सब कुछ भले दिखते हों लेकिन वो हार्डकोर साइकोलॉजिस्ट थे, यानी वो दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लेते थे और मैनिपुलेट कर सकते थे। इसलिए वो हर जगह जहाँ पर मनुष्य आकर साथ में काम करते हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे राज्य हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, काउंसिल हो, इन हर जगहों पर आचार्य चाणक्य बहुत कारगर साबित होते हैं क्योंकि हजारों सालों में सब कुछ बदल सकता है लेकिन हमारे आपके जो इमोशंस हैं वो नहीं बदलेंगे। हमारे अंदर जो लालच है, घृणा है, क्रोध है, लोभ है, ये नहीं बदलने वाला। और इसी की मास्टरी चाणक्य जी को थी और अपने इस पूरे ज्ञान को उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में समाहित कर दिया। साथियों, अर्थशास्त्र 6000 सूत्रों का इतना पावरफुल ग्रंथ है कि हमने उसमें से 10 सबसे इंपैक्टफुल ट्रिक्स को निकाला है जिसके एप्लीकेशन से आप किसी भी चीज को, चाहे वो बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपका स्टार्टअप हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिक्स और सीक्रेट्स आपको सिखाते हैं कि कैसे निगोशिएट करना है, कैसे टीम बिल्ड करनी है, कैसे कॉम्पिटिटर को हराना है। तो ऐसे जितने भी विषय हैं जहां पर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपकी समझ काम आएगी, हमने ऐसे सभी पॉइंट्स पर चाणक्य जी क्या कहते हैं, वो क्या गाइडलाइन आपके सामने रखते हैं, आपको एक कोर्स के माध्यम से समझाया है। और कोर्स में आपको 20 से भी ज्यादा केस स्टडीज मिलती हैं जो शो करती हैं कि विश्व की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, ये किस तरह से आचार्य चाणक्य जी की ही टाइम टेस्टेड टेक्निक्स को यूज करती हैं। तो आप सभी का शिक्षण पर स्वागत है। हमारे भारतीय आचार्यों ने हर विषय पर एक सूक्ष्म दृष्टि रखी है जिससे आधुनिक भारत का हमारे आपके जैसे युवा बहुत आगे जा सकता है। कोर्स की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप अभी कोर्स लेंगे तो मंथ एंड के चलते आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके लिए अपने बिजनेस, करियर, स्टार्टअप को अपग्रेड करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। अब साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, मास्टर सुन त्सु और आचार्य चाणक्य ये दोनों वॉर को फाइनल सॉल्यूशन नहीं मानते थे। दोनों का मानना था कि यदि डिप्लोमेसी से, रणनीति से हमारी बात बन जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। वॉर को जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाए, अवॉइड करना चाहिए। आचार्य चाणक्य तो वैसे भी साम दान दंड भेद के प्रोसेस पर बिलीव करते थे कि पहले बातचीत कर ली जाए, यानी साम कर लिया जाए, उससे बात ना बने तो कुछ उपहार देकर, कुछ धन देकर बात मना ली जाए, उसे हम दान कहते थे। और अगर उससे भी बात ना बने तो हमें कानून का, विधान का, इनका प्रयोग करना चाहिए, डिप्लोमेसी का प्रयोग करना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए, जिसे हम दंड कहते थे। अगर इससे भी बात ना बने
तब हमें शत्रु के खेमे में भेद डालना चाहिए, उनको आपस में लड़ा देना चाहिए खुद लड़ने की बजाय। तो साम दान दंड भेद का ये उनका प्रोसेस था। जब चारों फेल हो जाए, जब रास्ता ही ना बचे, तब वॉर करना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य मानते थे। और यहीं पर मास्टर सुन त्सु भी यही मानते थे कि जो वॉर है बहुत कॉस्टली अफेयर है। वो अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में एक दिन का जो खर्चा होता है, जो राज्य पर पड़ता है वॉर के लिए, उसको मेंशन करते हुए यही बताते हैं कि वॉर को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि वॉर हो ही गई, तब हमें क्या स्टेप उठाना है, यहाँ पर दोनों की स्ट्रेटेजी को आइए कंपेयर करते हैं। अब साथियों, आचार्य चाणक्य और मास्टर सुन त्सु यही मानते हैं कि अगर वॉर हो जाए तो सबसे पहले वॉर की जो ज्योग्राफी है यानी युद्ध स्थल है और जो मौसम है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम समय तक वॉर चले, जितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया जाए, जितने कम समय में वॉर जीती जा सकती है, उसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है और आपके सैनिक थकते जाते हैं और मोराल भी डाउन होता जाता है। यहाँ पर जब स्ट्रेटेजी की बात आती है तो आचार्य चाणक्य और मास्टर सुन त्सु दोनों सबसे पहले युद्ध स्थल पर वो कैसा है इस पर विचार करने को कहते हैं। अब यहाँ पर मास्टर सुन त्सु जो टेरेन है यानी जो युद्ध स्थल है उसको 6 भागों में बांटते हैं, यानी 6 प्रकार के युद्ध स्थल होते हैं, ऐसा मास्टर सुन त्सु मानते हैं। पहला होता है एक्सेसिबल ग्राउंड, यानी कि फ्लैट ओपन ग्राउंड जहां पर दोनों सेनाएं आ सकती हैं, युद्ध कर सकती हैं और इजिली मूव कर सकती हैं। दूसरा होता है इंटैंगलिंग ग्राउंड, यानी ऐसी जगह जहां से निकलना तो आसान है, आप निकल कर लड़ने जा सकते हैं, लेकिन वहां वापस लौटना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर मास्टर सुन त्सु कहते हैं कि ऐसी जगहों से तभी मूव करिए लड़ाई के लिए जब आप 100% 100% निश्चिंत हो कि आप ही जीतेंगे। मान लीजिए आपने किसी पहाड़ी पर डेरा डाला था, उस पहाड़ से जब आप उतरकर वैली में आते हैं और लड़ाई करते हैं और मान लीजिए आप हार गए, तो आप वापस पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे बहुत ढेर सारे सामान के साथ। इसलिए पहाड़ ऐसी जगह है, वो इंटेंगलिंग ग्राउंड है, वहां से तभी आप उतरकर लड़ाई कीजिए जब आपकी विजय की गारंटी हो। तीसरा ग्राउंड वो बताते हैं टेम्पोराइजिंग ग्राउंड, यानी आपकी सेना ऐसी जगह खड़ी है जहां से अगर आप पहले मूव करेंगे तो आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा, इसलिए आपको वेट करना पड़ता है कि पहले आपका दुश्मन मूव करे और तभी आप उस पर हमला बोले। इसको टेम्पोराइजिंग ग्राउंड कहते हैं। मान लीजिए आपकी सेना और सामने वाली सेना के बीच में दलदल है, तो यहाँ पर आप रुकना चाहेंगे, वेट करना चाहेंगे और कितना भी आपका दुश्मन आपको ल्योर करे, बेट्स भेजे, लालच दे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दलदल में लड़ाई करने का मतलब है कि आपकी पराजय निश्चित है। इसके बाद मास्टर सुन त्सु नैरो पास की बात करते हैं कि जो पतला सकरा रास्ता है वहां क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप हाइट पर हैं तो वहां क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाइट पर हैं तो आपका दुश्मन आपको उस हाइट से नीचे गिरा सकता है, इसलिए वहां पर अगर आप पहले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। दुश्मन पहले पहुंच चुका है तो वहां नहीं जाना चाहिए। और अंतिम होती है डिस्टेंट पोजीशन, यानी युद्ध स्थल से आपने जो कैंप बनाया है वो काफी दूर पर है, वहां से आपको बहुत दिन लगेगा मार्च कर पहुंचने में। इसलिए यदि आप श्योर हैं कि वहां पहुंचकर थकने के बावजूद सामने वाली जो सेना उसको हरा सकते हैं, तभी मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर सुन त्सु युद्ध स्थल के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और अपनी सेना को, अपने जनरल को समझाते हैं कि टेरेन के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है और युद्ध करना है। और ज्यादातर समय अगर टेरेन अच्छी नहीं है, युद्ध स्थल अच्छा नहीं है, तो वेट करने को ही वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य जी की यहाँ पर स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि यदि टेरेन के हिसाब से, युद्ध स्थल के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि युद्ध को युद्ध स्थल कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी उतनी ज्यादा हारने की चांसेस होती हैं। तो आचार्य चाणक्य यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपकी एक सेना युद्ध स्थल के हिसाब से स्ट्रेटेजी ना बनाए, बल्कि आपकी सेना में अलग अलग टुकड़ी अलग अलग टेरेन के हिसाब से ट्रेंड होनी चाहिए। यानी आपकी सेना में कुछ टुकड़ी होनी चाहिए जो पहाड़ों पर लड़ने में माहिर हो, कुछ टुकड़ी होनी चाहिए जो दलदल में लड़ने में माहिर हो, कुछ टुकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो सकरे रास्ते में लड़ाई कर सकती हो। अगर आप अलग अलग टुकड़ी को ट्रेन करके रखेंगे तो कैसा भी युद्ध स्थल हो, आप पहला मूव कर सकते हैं और दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। आप युद्ध स्थल की वजह से बैक फुट पर नहीं आ सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप ये नहीं कह सकते कि भारत तभी क्रिकेट मैच जीतेगा जब स्पिन फ्रेंडली पिचेस हमें मिले। नहीं, भारत को अगर विश्व विजेता बनना है तो बाउंसी पिचेस पर, फास्ट पिचेस पर भी अच्छा करने वाले बैट्समैन को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे ही चाणक्य कहते हैं कि युद्ध स्थल कैसा भी हो, यदि हमारे पास उस युद्ध स्थल में लड़ाई करने के लिए ट्रेंड सैनिक होंगे तो हम दुश्मन को जरूर हराएंगे। हमको अपनी स्ट्रैटेजी युद्ध स्थल के हिसाब से नहीं चेंज करनी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, न कि दूसरों की वजह से अपनी स्ट्रैटेजीज को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। तो जब युद्ध स्थल पर नीति की बात आती है तब भी आचार्य चाणक्य मास्टर सुन त्सु से एक कदम आगे दिखते हैं।
अब साथियों, जब बात आती है जासूसी की, तो दोनों दिग्गजों का मानना है कि जासूस ही युद्ध को जिताते हैं, क्योंकि युद्ध में गलती की कोई जगह नहीं होती। जब आप युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, जिन रास्तों से आप आगे बढ़ने वाले हैं उनकी ज्योग्राफी कैसी होगी, कहीं इन्फेक्शन और डिसीज तो नहीं फैली हुई है, सामने वाली जो आर्मी है उसकी कमियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जब आपको सब कुछ पता होता है तो आप बेहतरीन डिसीजन ले पाते हैं, और जैसा डिसीजन लिया गया है वैसा एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसीलिए जासूस का सिस्टम होना एक राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मास्टर सुन त्सू बताते हैं कि 5 तरह के जासूस होते हैं। पहला है लोकल स्पाई, जिस जगह पर जासूसी करानी है उस जगह के किसी व्यक्ति को पकड़कर अपना स्पाई बना लेना लोकल स्पाई कहलाता है, जैसे पाकिस्तान कश्मीर में करता है। दूसरा है इनवर्ड स्पाई, यानी जिस दुश्मन राजा की आप जासूसी करना चाहते हैं उसके ही किसी अधिकारी को आपने अपना स्पाई रख लिया है तो वो इनवर्ड स्पाई है। तीसरा है कन्वर्टेड स्पाई, यानी दुश्मन राजा ने अगर कोई स्पाई आपके यहाँ भेजा है जासूसी करने के लिए, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपने खेमे में मिलाकर दोबारा स्पाई करने के लिए भेजते हैं दुश्मन के यहाँ, तो कन्वर्टेड स्पाई होता है। चौथा होता है डूम्ड स्पाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप क्या करते हैं, कुछ फेक स्पाई बनाते हैं जिनको आप दुश्मन के खेमे में भेजते हैं, फिर अपने रियल स्पाइस को भेजते हैं, और ये जो रियल स्पाई होते हैं ये फेक स्पाई को पकड़वा देते हैं, जिससे रियल स्पाई की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उनको दूसरे राज्य में एंट्री मिल जाती है। इसलिए जो फेक स्पाई होते हैं वो चूंकि मारे जा सकते हैं, इसलिए इनको डूम्ड स्पाई कहा जाता है। और अंतिम स्पाई सर्वाइविंग स्पाई होता है, यानी वो स्पाई जो सारा काम करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर लौट आया है, वो सर्वाइविंग स्पाई है, यानी उसने अपना मिशन कंप्लीट किया है। अब यहाँ अगर मास्टर सुन त्सू की माने तो जो तीसरे तरह का स्पाई है, कन्वर्टेड स्पाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आप दुश्मन के स्पाई को पकड़ लेते हैं और वो आपके साथ मिल जाता है तो दुश्मन की बहुत ढेर सारी चीजों को बता सकता है। उसकी ही मदद से आप लोकल और इनवर्ट स्पाई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर सुन त्सू की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमें ये दिखता है कि वो स्पाइस को अपना नहीं डेवलप करते हैं, वो दुश्मन के स्पाई को पकड़कर ट्रेन करते हैं दुश्मन के ही खिलाफ। इससे शायद वो 2 फायदे देखते हैं कि जो दुश्मन का स्पाई है उसको दुश्मन के बारे में ज्यादा पता है, दूसरा अगर उसको कुछ हो भी जाए तो अपने देश के किसी स्पाई को कुछ नहीं हुआ है, दुश्मन का ही वो स्पाई था, अगर वो मर भी जाता है तो अपना कोई घाटा नहीं होता। अब आचार्य चाणक्य यहाँ पर उल्टा सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि जासूसी कोई जुआ नहीं है कि चला तो चला, जासूसी वॉरफेयर का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसमें आपके देश में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और आपके देश में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई प्रोफेशन हैं जिनको अगर आप ट्रेन करें तो बहुत ईजिली बहुत अच्छे जासूस बन सकते हैं और उनको कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे एक्टर्स हो गए जो अभिनय करते हैं, नृत्य करते हैं और दर्जनों तरह की भाषाएं बोल सकते हैं। अगर आप एक्टर्स को प्रिपेयर कर देंगे तो उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं एक्टर ही नहीं बल्कि हर प्रोफेशन में, चाहे वो मर्चेंट हो, टीचर हो, साधु हो, कोई वुमेन हो, कोई विडो हो, सबको उठाना है और सबको धीरे धीरे ट्रेन करना है, क्योंकि आचार्य चाणक्य चाहते थे कि दुश्मन के राज्य के हर एक घर में अपना स्पाई होना चाहिए। और इन जासूसों में वो साधु संतों को बहुत बड़ा फैक्टर मानते थे। वो कहते थे कि साधु संतों को बहुत ढेर सारे शिष्यों के साथ ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल जंगल घूमते रहते हैं, ये अगर सीमा के पार चले भी गए तो इन पर उतना शक नहीं होता है। और ये जो शिष्य इनके साथ जा रहे हैं, यदि साधु को एक प्रामाणिक सिद्ध गुरु घोषित कर दें और इन शिष्यों की मदद से वो साधु कुछ भविष्यवाणी कर पाए जिससे दुश्मन राज्य का कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, तो दुश्मन राज्य उस साधु पर बहुत भरोसा करने लगता है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर शिष्य कहीं जाकर सोना गाड़ दें और वो जो साधु है वो ये क्लेम कर दे कि इस जगह पर सोना है, ऐसी भविष्यवाणी कर दे, तो वहां के जो लोकल्स होंगे वो साधु को बहुत ज्यादा पूजने लगेंगे और ये साधु आगे चलकर बहुत बड़ा जासूस बन सकता है। इसके साथ साथ मास्टर सुन त्सू स्त्रियों को वॉरफेयर से दूर रखते हैं। ज्यादातर यही मानते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो वॉरफेयर के लिए नहीं है, और अगर वो वॉरफेयर में आएंगी तो आर्मी डिस्ट्रैक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य चाणक्य स्त्रियों को भी वॉरफेयर में यूज करते हैं। उनका कहना है कि एक स्त्री, और वो भी सुंदर स्त्री, सबसे बड़ी जासूस बन सकती है, क्योंकि यदि दुश्मन राजा और उसके अधिकारी इंद्रिय जय नहीं है और चरित्र के हीन है तो बहुत इजीली वो ट्रैप हो सकते हैं और ऐसी सुंदर स्त्री के फेरे में लगभग सबको आ जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि सुंदर स्त्री से ऐसा नहीं कि केवल दुश्मन की जासूसी करानी है, बल्कि आप अपने खेमे में भी जासूसी करा सकते हैं और जो अपनी तरफ गद्दार हैं वो भी आपको पकड़ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो स्त्री और बच्चे होते हैं, यदि वो दुश्मन खेमे में पहुंच जाएं तो बहुत इजीली दुश्मन के अनाज में जहर मिला सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों और बच्चों को किचन का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है। तो साथियों, यदि आप स्पाई इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो चाणक्य इसमें भी मास्टर सुन त्सू से बहुत आगे दिखते हैं। तो इस फ्रंट पर भी आचार्य चाणक्य मास्टर सुन त्सू से जीतते हैं। अब साथियों, वॉर के समय
चीजें बहुत कॉस्टली हो जाती हैं। वॉर एक कॉस्टली अफेयर है और जो राजा, जो कमांडर अपने आर्मी की रिक्वायरमेंट को वॉर के समय पूरा कर पाता है वो वॉर में ज्यादा दिन टिक पाता है। और इसीलिए मास्टर सुन त्सु शॉर्ट टर्म वॉर में ज्यादा बिलीव करते थे कि वॉर एक आंधी की तरह होना चाहिए। आप भले प्लानिंग 2-3 महीने करो, लेकिन वॉर 1 या 2 दिन ही होना चाहिए। उन्हीं 1-2 दिनों में आपकी जीत सुनिश्चित हो जानी चाहिए। और इसके लिए जो आप प्लानिंग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य डिसेप्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ तक कि मास्टर सुन त्सु ये गणित लगाते हैं कि अगर आप वॉर पे जाते हैं और अगर आप दुश्मन की 1 बोरी अनाज को छीन लेते हैं तो वो 1 बोरी अनाज आपके 20 बोरी अनाज के बराबर होता है। क्योंकि आप अगर अपने राज्य से अनाज मंगाएंगे तो इतना ज्यादा खर्चा बैठ जाएगा कि 1 बोरी अनाज की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप दुश्मन के रिसोर्सेज पर घात लगा के बैठें। रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ साथ डिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मन को पता ही न चलने दें कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। आप अगर दूर हैं तो दुश्मन को लगना चाहिए आप बहुत नजदीक आ चुके हैं। आप अगर नजदीक हैं तो दुश्मन को लगना चाहिए कि अभी आप दूर हैं। और अगर आप अटैक करने वाले हों तो दुश्मन को लगना चाहिए कि आप अटैक करने के काबिल ही नहीं है। और अगर आप अटैक नहीं कर सकते, उसके आप काबिल नहीं हैं, तो दुश्मन को लगना चाहिए कि आप अटैक करने वाले हैं। ये तो डिसेप्शन हो गया, मतलब दुश्मन को आपके किसी भी मूव का पता नहीं चले। इसके साथ साथ दुश्मन के जो मूव हैं वो आपको पता चलते रहने चाहिए। और इसके लिए मास्टर सुन त्सु कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं। मास्टर सुन त्सु ये बताते हैं कि जहां पर भी आप अपना कैंप लगाते हैं उसके चारों ओर की जो प्रकृति है, जो ज्योग्राफी है, उस पर नजर रखिए। अगर अचानक से किसी दिन चिड़िया उड़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपका दुश्मन वहां पहुंच गया है। अगर आपको दूर मिट्टी उड़ती दिख रही है, वो भी एक कॉलम में, तो इसका मतलब यह है कि जो दुश्मन है वो रथ से आया है। और अगर मिट्टी लो है और दूर दूर तक फैल रही है, इसका मतलब यह है कि दुश्मन पैदल चल के आया है। यदि आप दुश्मन पर नजर रखें और उसके कुछ सैनिक जो पानी भरने जा रहे हैं वो पानी भरते समय पानी पहले पीते हो, मतलब यह है कि उनकी सेना प्यासी है। अगर दुश्मन के सैनिक अपने भाले का सहारा लेकर खड़े होते हैं तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन के सैनिक भूखे हैं। अगर दुश्मन के कैंप में खलबली मची हुई है, डिस्टर्बेंस है, ऑफिसर्स गुस्से में हैं, इसका मतलब यह है कि दुश्मन के सैनिक थके हुए हैं। और जब आपको दुश्मन के कैंप के बारे में पता चल जाए तो उसे डिस्टर्ब करना है। अगर वो शांति से रह रहे हैं तो उन्हें इरिटेट करना है, हरास करना है। अगर उनकी फूड सप्लाई चेन अच्छी है तो उनकी फूड सप्लाई चेन को तोड़ना है। अगर वो छुप के बैठे हैं तो ऐसी जगह हमला करना है कि वो बाहर आए। तो मास्टर सुन त्सु का जो प्लान है वो शॉर्ट टर्म स्विफ्ट वॉरफेयर है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। इसीलिए शॉर्ट टर्म वॉरफेयर के लिए मास्टर सुन त्सु जाने जाते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए कि युद्ध को एक आजीवन टैक्टिक्स की तरह लगाना हो तो आचार्य चाणक्य मास्टर सुन त्सु से कहीं ज्यादा आगे हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य युद्ध नीति के साथ साथ कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र इन सभी विषयों के ज्ञाता थे। लेकिन मास्टर सुन त्सु मिलिट्री मैन थे, वो मिलिट्री के अंदर कार्य करते थे, इसलिए युद्ध नीति उनकी स्ट्रांग थी। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म वॉरफेयर के चलते मास्टर सुन त्सु की बहुत ढेर सारी स्ट्रेटेजीज बहुत ही कंट्रास्ट में थी। जैसे मास्टर सुन त्सु ये मानते थे कि अगर फोर्ट है, दुश्मन उसके अंदर छुपा बैठा है या दुश्मन की सेना वहां बैठी है या वॉल्ड सिटी है तो उसको बिसीज नहीं करना चाहिए। उसको घेरने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं प्रिपरेशन में। वहीं आचार्य चाणक्य जी को अगर आप पढ़ेंगे तो 10 से भी ज्यादा उन्होंने ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरह से दुश्मन को फोर्ट से, वॉल्ड सिटी से बाहर लाया जा सकता है। अब इस वीडियो में सारी ट्रिक्स को बताना तो लगभग असंभव है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड मटेरियल डाल दूंगा, आप अवश्य पढ़िए। तो यदि आप शॉर्ट टर्म स्विफ्ट डिसेप्टिव वॉरफेयर की बात करते हैं तो मास्टर सुन त्सु को यहाँ पर 1 पॉइंट दिया जा सकता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म वॉरफेयर की बात करते हैं, जब वॉरफेयर आपके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तब आचार्य चाणक्य ज्यादा फॉर्मिडेबल दिखते हैं, इसलिए उनको भी यहाँ 1 पॉइंट दिया जा रहा है। इस फ्रंट पर 1-1 पॉइंट शेयर होता है और इस वीडियो के बाद जो पॉइंट टेबल है उसमें आचार्य चाणक्य जी 5-1 से जीत रहे हैं। इनका बेसिस आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और मास्टर सुन त्सु की जो आर्ट ऑफ वॉर बुक है यही बेसिस है। इसके अलावा अगर सुन त्सु जी ने कुछ और वर्क लिखे हैं जो कहीं खो गए या नहीं मिले या प्रिजर्व नहीं किए गए तो उसके आधार पर ये पॉइंट टेबल बदल सकती है, लेकिन ऐसा कोई वर्क मिलता नहीं है सुन त्सु जी का। और अगर प्रेजेंट वर्क देखा जाए तो अर्थशास्त्र आर्ट ऑफ वॉर से बहुत आगे है। आर्ट ऑफ वॉर का जो लेवल है वो अर्थशास्त्र के सामने कुछ भी नहीं है, आप स्वयं भी पढ़कर देख सकते हैं। तो यदि 2 सेनाएं आपस में भिड़ती हैं, एक सेना को आचार्य चाणक्य जी लीड कर रहे हैं, दूसरी सेना को मास्टर सुन त्सु, तो मैं आचार्य चाणक्य की ही तरफ रहना चाहूंगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जानने को मिला होगा कि मास्टर सुन त्सु या आचार्य चाणक्य जी की वॉर स्ट्रेटेजीज कैसी रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियोस का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।